गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री यूनिट 2 का वैद्युत रसायन का 5वां लेक्चर, जिसमें गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और लमर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। यह क्या होता है? तो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, ऐसी युक्ति या साधन होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इसे हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल भी कहते हैं। रासायनिक सेलों की खोज कब हुई थी? तो रासायनिक सेलों की जो खोज हुई थी वो 1780 में लुइस गैल्वेनी ने की थी और सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा की गई थी। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल भी कहते हैं। अगला है हमारा गैल्वेनिक सेल। क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इनमें स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत तेज होती है, जिसका उपयोग हम मोटर या अन्य विद्युतीय उपकरणों में करते हैं। गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड का और कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होती है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होती है और कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर बहते हैं और आंतरिक परिपथ में कैथोड से एनोड की तरफ चलते हैं। गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। डेनियल सेल क्या होता है? यह एक प्रारूपी गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। डेनियल सेल जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इसमें 2 पात्र होता है और इन 2 पात्रों में एक पात्र में हम कॉपर सल्फेट का सांद्र जलीय विलयन भरे होते हैं, जिसमें कॉपर की रॉड जो है डूबी रहती है। दूसरे पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, जिसमें जिंक की छड़ डूबी रहती है। इन दोनों को हम एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं। इस लवण सेतु में हम जिलेटिन या अगार अगार का विलयन भरते हैं। जो लवण सेतु होता है यह क्या होता है? यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें हम जिलेटिन या अगार अगार का विलयन भरे रहते हैं। इसके बाद इन छड़ों को, मतलब कॉपर की छड़ और जिंक को छड़ों को हम एक वोल्टमीटर की द्वारा जोड़ देते हैं। अभी सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो किधर से होता है? तो जिंक की छड़ से होता है। मतलब जिंक के इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और यह प्रवाह जो होता है वो बाह्य परिपथ की सहायता से कॉपर इलेक्ट्रोड पर होने लगता है। इसका मतलब कि सेल में जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होने लगती है, जिसका अनुभव हम इस वोल्टमीटर में विक्षेप के द्वारा करते हैं। ठीक है। जिंक क्लोराइड का जो जिंक परमाणु होता है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2 धनायन बनाता है। जिंक 2 धनायन आवेश बनाता है। और कॉपर का क्या करता है? ये कॉपर का जो रॉड होता है ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर की धातु बनाती है और ये जो कॉपर की धातु होती है इस कॉपर की प्लेट पर जमा होने लगती है। जो कॉपर की धातु होती है ये कॉपर परमाणुओं के रूप में इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगती है। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो जिंक की छड़ पे जो हो, जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है? त्यागा जाता है। तो ये जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2 धनायन बना रहा है। तो यहाँ पे जिंक की छड़ पे ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु बनाता है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन की क्रिया होती है।
तो जिस सिरे पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और जिस सिरे पर अपचयन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। मतलब एनोड जो है वो ऋण सिरा यहाँ पे कहलाएगा और कैथोड क्या होगा, धन सिरा। वैसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एनोड को धन सिरा और कैथोड को ऋण सिरा कहते हैं, लेकिन डेनियल सेल में क्या होता है, एनोड ऋण सिरा होता है और कैथोड क्या होता है, धन सिरा। इसका मतलब जो जिंक की छड़ है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है, उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वह एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो उस पर अपचयन की क्रिया होगी, वह किसका काम करेगा, कैथोड का। और इन इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर है, यह विभवांतर विद्युत वाहक बल जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल विभव कहलाता है। यह क्या कहलाता है, सेल विभव कहलाता है। ठीक है, अब इस सेल में एक तरफ ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और एक तरफ क्या हो रही है, अपचयन की क्रिया। इसका मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ संपन्न होती हैं, उसे हम रेडॉक्स क्रियाएं कहते हैं। इसका मतलब इस सेल के अंदर ये जो रेडॉक्स क्रियाएं होती हैं, यह अभिक्रियाएं जो है इन दोनों अर्ध सेलों के में होने वाली अभिक्रियाओं के योगफल होती है, और इसी अभिक्रिया को या इसी पूर्ण अभिक्रिया को हम सेल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे एनोड पर होने वाली जो रिएक्शन है और कैथोड पर होने वाला जो रिएक्शन है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। तो रिएक्शन हमारा हो गया Zn + Cu2 + इक्वल टू Zn2 + Cu। ये जो रिएक्शन है ये हमारा कहलाता है सेल अभिक्रिया। अब इस डेनियल सेल के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं। जो डेनियल सेल होता है वो हमारा एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसे हम हाफ सेल भी कहते हैं, अर्ध सेल भी। इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, अर्ध सेल भी कहते हैं। ZnSO4 जिंक सल्फेट में डूबी जिंक की छड़ जो है वो एनोड का काम करती है, और कॉपर सल्फेट में डूबी जो कॉपर की छड़ है वो कैथोड का काम करती है। दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में जोड़ने के लिए एक यू आकार की नली होती है, और इस नली को हम लवण सेतु साल्ट ब्रिज कहते हैं, जिसमें जिलेटिन या अगार अगार का विलयन भरा होता है। ये जो विलयन होता है अगार अगार या जिलेटिन का, इसकी श्यानता अधिक होती है। जैसे गोंद की तरह यह विलयन होता है, जो बहुत गाढ़ा होता है। इसकी श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। जब जिंक 2+ आयन व कॉपर 2+ आयनों की सांद्रता 1 मोलर या इकाई होती है, तो इसका विद्युत विभव कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। अब ये इसका विद्युत विभव हमें कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का एक फार्मूला है। जैसे ई सेल इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां, ये फार्मूला है। ई सेल इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां। मतलब जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से और बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नोट में, कि यदि गैल्वेनिक सेल के साथ एक विपरीत बाह्य विभव या सेल जोड़ दिया जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ई बाह्य होगा उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से क्या होगी, कम होगी। अगर ई बाह्य की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा, मतलब एनोड से कैथोड की ओर होगा। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, धारा का प्रवाह। तो धारा का प्रवाह किधर से होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। जिंक एनोड से घुलता है और कॉपर क्या होती है, जो कॉपर होती है वो कैथोड पर जमा होती है। यदि ई बाह्य की वैल्यू 1.1 वोल्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन और आई का कोई प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब जो हम बैटरी के सिरे को इस वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ विभवमापी लगाते हैं, ये हमारी विभवमापी है, और इस पे हम एक ऐसे तीर लगा होता है। अगर यह तीर क्या है, सीधे है,
अगर यह तीर सीधे है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है और धारा का प्रवाह क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कि ना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, मतलब न ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है और न धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब ये जो विक्षेप होता है, ये मतलब तीर जो होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है और धारा का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर हो रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य जो है वो मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रोड है उस पर विभव, बाह्य विभव अगर 1.1 वोल्ट बराबर हो जाए तो इसका मतलब ना उसमें धारा प्रवाहित होगी और ना ही उसमें आवेश प्रवाहित होगा। तीसरा है यदि बाह्य विभव आपका 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाए, इसका मतलब कि ये जो आपका विभव मापी है इसमें जो तीर है अब वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कॉपर से जिंक की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से होगा, अब इधर से होगा, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ होगा। और जो धारा का प्रवाह होगा वो एनोड से कैथोड की तरफ होगा, मतलब जिंक जो है वो एनोड पर जमा होगा और कॉपर क्या होगा, कैथोड में घुलेगा। अब अगला टॉपिक है हमारा लवण सेतु, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लवण सेतु क्या होता है, तो अभी आपने जस्ट पहले देखा है कि जो लवण सेतु होता है वो दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर एक परिपथ को पूर्ण करता है। ये एक यू आकार की नली होती है जिसमें अगार अगार और जिलेटिन का विलयन भरा होता है। यह द्रव द्रव संधि विभव को क्या करता है, कम करता है। विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति तथा प्रवाह लगातार बना रहता है। अगर लवण सेतु को हटा दिया जाए तो वोल्टता गिरकर शून्य हो जाता। अब अगला टॉपिक है कि लवण सेतु के लिए विद्युत अपघट्य का चयन कैसे करेंगे। तो विद्युत अपघट्य के धनायनों और ऋणायनों के वेग क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जो आयनों का आवेश है वह भी बराबर होना चाहिए, जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। यदि सेल में सिल्वर Hg+, Hg2+, Pb2+ या टिल आयन उपस्थित होते हैं तो लवण सेतु में KCl का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नलिका के सिरों पर AgCl, HgCl2 या PbCl2 आदि के अवक्षेप जम जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।